अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग लास्ट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी को, जिसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो कि यूज़फुल वर्क होती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो कि यूज़फुल वर्क ऑफ द सिस्टम होती है, मतलब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम में वर्क कराने के लिए उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन है जिससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, होता है G इज़ इक्वल्स टू H माइनस टी एस, जहाँ पर G जो है गिब्स फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से ये क्योंकि उन्होंने इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह दी थी। और H जो है हमारा ये इंथैल्पी होती है, और S जो है हमारा ये क्या होती है, एंट्रोपी होती है। और T जो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, हम पहले से जानते हैं कि एंथैल्पी और एंट्रोपी, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी है, ये दोनों कैसे फंक्शन है, ये दोनों स्टेट फंक्शन है। तो G भी जो है हमारा क्या हो जाता है, ये भी G इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन है। ठीक है, यानी इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा है, इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसको सिग्निफिकेंट करने के लिए इसको हमको चेंज लिखना पड़ेगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंट आता है वो आता है डेल्टा G डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। हम इसका चेंज कैलकुलेट करेंगे तभी ये सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, ये जो है इक्वेशन बना है, इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। दो साइंटिस्ट, हेल्महोल्ट्ज़ दूसरे साइंटिस्ट थे, दोनों को मिलकर ये कंबाइंड वर्क था, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने बताया कि G इज़ अ यूज़फुल वर्क। हाँ, ध्यान रखना है कि सिर्फ G नहीं बल्कि निगेटिव G जो होता है इज़ अ यूज़फुल वर्क होता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी प्रोसेस की जाती है। ठीक है ना, यानी कि जो भी हमको रिक्वायरमेंट हो रही है वर्क करने में एनर्जी की ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो क्या होता है, वो निगेटिव ऑफ G होता है। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या जज करना था, हमने पढ़ा बताया शुरू में कि ये टूल है क्या जज करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी जज करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना है कि डेल्टा G जो होगा हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती है। तभी प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होगी, यानी प्रोसेस अपने से चलेगी या इनको थोड़े से इनिशिएशन के साथ चलेगी। वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा G वैल्यू के निगेटिव होने पर। ठीक है, डेल्टा G वैल्यू के निगेटिव होने पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, आइए तो हमने अब तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, एंथैल्पी जो कि हीट ऑफ कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है, एंट्रोपी जो कि डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी जो कि यूज़फुल वर्क ऑफ द सिस्टम होता है। तो चलिए हम तीनों को देखते हैं कि कब क्या करना होगा। तो एक इस तरह से छोटा सा टेबल बना लेते हैं, इधर तीनों चीज़ें लिख लेते हैं, डेल्टा S डेल्टा H और। ठीक है, पहला इसका केस मानते हैं कि डेल्टा H निगेटिव हो, डेल्टा S पॉजिटिव हो, तो डेल्टा G क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एंथैल्पी निगेटिव, प्रोसेस एक्सोथर्मिक, डेल्टा S पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, और डेल्टा G भी निगेटिव, तो ऐसी प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, कैसे इसका डेल्टा G निगेटिव आ रहा है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिए हमारे पास इक्वेशन है क्या, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस टी डेल्टा S। ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये निगेटिव, और प्लस माइनस एट द एंड हमको डेल्टा G क्या मिलेगा, निगेटिव मिलता है। इसी तरह से हमको ये वैल्यूज़ निकल रही हैं। ठीक है, बेसिकली इक्वेशन में रख के हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट केस में डेल्टा H हम पॉजिटिव ले लेते हैं, डेल्टा S जो है क्या करते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, और डेल्टा G इस केस में हमको क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव। ये प्लस हो जाए और ये प्लस हो जाए और ये माइनस हो जाए, तो प्लस माइनस में हमको यहाँ पर वैल्यू प्लस ही मिलती है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा G हमको क्या मिला, प्लस मिला। तो इस केस में क्या होगा,
प्रोसेस हमको ऑब्वियस पता है, ऊपर लिखा भी है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी का निगेटिव होना कंपलसरी है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये है डेल्टा एच भी निगेटिव हो, डेल्टा एस भी निगेटिव हो, तो डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी, तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है, या तो स्पॉन्टेनियस होगी यानी कि वैल्यूज़ निगेटिव में हो, या तो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगी जहाँ पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो, और या तो क्या हो, इक्वल टू ज़ीरो हो। इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो, यानी कि रिवर्सिबल हो, ठीक है। रिवर्सिबल हो तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। ये 3 केसेस यहाँ पर बनते हैं, कब निगेटिव कब पॉजिटिव, आइए इसको देखते हैं। देखिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का 0 से छोटा होना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है यानी टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो एंथैल्पी अपॉन एंट्रोपी के, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो इसके रेशियो से, तो हमको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस निगेटिव मिल जाएगी, ठीक। इसी का जस्ट वाइस वर्सा होता है इस केस में, डेल्टा जी जो है क्या हो, 0 से ज़्यादा हो यानी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जो है वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इस केस में टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर जो है बड़ा हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। अच्छा, हमने यहाँ पे शायद उल्टा बोल दिया था इस केस में, तो टेम्परेचर जो है क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर जो है बड़ा होना चाहिए, तब जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ज़्यादा होना चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस में टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। और रिवर्सिबल में डेल्टा जी 0 होना चाहिए, इसका साफ मतलब ये हुआ कि जो टी होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी अपॉन एंट्रोपी के, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमको बनती हैं, मतलब डेल्टा जी की अगर वैल्यू प्लस माइनस में आ सकती है, जैसे एंथैल्पी भी निगेटिव हो और एंट्रोपी भी निगेटिव हो, तो हमको वहाँ डेल्टा जी 3 तरीके से जज करना होगा। हमको देखना होगा कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो एंट्रोपी और एंथैल्पी के रेशियो से बड़ा है कि छोटा है या बराबर है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंथैल्पी एंट्रोपी के रेशियो से बड़ा होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर इक्वल होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस, और अगर छोटा होगा उस रेशियो से तो हमको क्या मिलेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मिलेगी, ठीक है। चौथा हमारे पास केस बनता है क्या, अगर एंथैल्पी पॉजिटिव हो, एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो, तो अगेन हमको डेल्टा जी जो है प्लस माइनस मिलेगा। दोनों केसेस में यही सेम चीज़ें मिल रही हैं, तो इस केस में भी यही तीनों फैक्टर्स फॉलो होंगे। हमको चेक करना पड़ेगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर रेशियो से बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस, अगर रेशियो से छोटा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, बराबर होगा तो रिवर्सिबल। तो इस तरह से हम लोग जज कर सकते हैं इन तीनों का इस्तेमाल करके एंट्रोपी को। लेकिन ज़्यादा रिलायबल फैक्टर डेल्टा जी ही होता है, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे डेल्टा एच पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको डेल्टा जी देखना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा जी अगर निगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इसी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड वर्ड लगने का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, 298 केल्विन पे हम आ गए, प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना हो गया, 1 atm, तो ये 298 केल्विन, प्रेशर जो होगा 1 atm। इस दौरान जो भी चीज़ कैलकुलेट होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी हो, कैलकुलेट कर रहे हैं। इवन की जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने कुछ नर्स इक्वेशन किया, ई सेल किया, EMF ऑफ सेल के, कुछ भी कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो स्टैंडर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। बेसिकली ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये किस पर कैलकुलेट की गई हैं, इस कंडीशन पर, जहाँ पर टेम्परेचर 298 हो और प्रेशर क्या हो, 1 atm हो, ठीक है। अगर हम एक रिएक्शन इमेजिन करें, ठीक है ना, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, इस केस में अगर हमको डेल्टा जी देखनी हो तो डेल्टा जी कैलकुलेट होगी जी नॉट आर इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट पी,
माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, गिब्स एनर्जी चेंज को किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो ये आर है ये रिएक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक, अब एक इक्वेशन हम इमेजिन करते हैं जनरल। चलिए एक रिएक्शन इमेजिन करते हैं जिसकी A+2B हो और इक्विलिब्रियम पे हो 3C+D के। ठीक है, तो A+2B बन रहा है 3C+D। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशियो रखते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, A/B, मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल्स रहता है उसको पावर में रख लेते हैं, तो हमको इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन एंड के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई के। ये है हमारा छोटा सा दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या कि एनसीईआरटी में इसको डायरेक्ट मेंशन कर दिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अगला चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये बातें वहाँ ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, बस इस रिलेशन को याद रखें क्योंकि इससे हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह कैलकुलेट करना होता है, तो इसमें कुछ बातें और थोड़ी सी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है ना, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आर टी लॉग ई के। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये है स्टैंडर्ड डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, यहाँ इक्वल देते हैं ताकि पता रहे। तो ये मतलब ये बेसिकली क्या है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसे बस इस इक्वेशन को याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं। हालांकि ये टॉपिक जो है रिलेट करती है इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा, तो हम लोग इसको अगले चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करेंगे, तब हमको ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हमको क्लास 12 की दूसरी चैप्टर की वीडियोस आएगी, देन उसके बाद तब इसमें हम आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।